नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। वैसे तो जेएनयू देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी कैंपस पर एक बार फिर नफरती सोच की डफली अलापने का आरोप लगा है, जिसमें प्रोटेस्ट के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खोदने के नारे लगाए गए। ये नारेबाजी कल रात में हुई और कल दिन में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका रद्द की थी। दरअसल 2020 में हुई जेएनयू हिंसा की छठी बरसी मनाने के लिए 5 जनवरी की रात को साबरमती हॉस्टल के बाहर छात्रों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसी कार्यक्रम में मोदी शाह की कब्र खुदेगी जैसे विवादित नारेबाजी करने का आरोप है, जिसे लेकर जेएनयू के सुरक्षा विभाग ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं देने का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का था, न कि मोदी सरकार का। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कब्र खोदने की बात के पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कहने की छूट है? कभी प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दे दो, कभी कब्र खोदने की बात ही कर दो, टुकड़े टुकड़े गैंग की ये कैसी नफरती मानसिकता है? ये आज सवाल सबके लबों पर है। शिक्षा के संस्थानों में असहमति का अधिकार जरूरी है, लेकिन हिंसा या दंगों का समर्थन करने वाली भाषा ना तो लोकतंत्र को मजबूत करती है और ना ही शिक्षा के मूल्यों को। लेकिन मोदी विरोध के नाम पर देश में ऐसा हो रहा है और हम ये देख भी रहे हैं। कांग्रेस तो ऐसे विवादित नारों को नॉर्मल बता रही है, अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी जा रही है। मोदी विरोधी दल इसे शर्जील और उमर को जमानत नहीं मिलने के विरोध में आक्रोश बता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे विवादित नारे लगाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की बात कर रही है। सवाल है, क्या टुकड़े टुकड़े गैंग और मौन समर्थन के पीछे तुष्टीकरण और वोट बैंक की मजबूरी है? क्या धमकी और कब्र खुदेगी जैसे नारे अब अभिव्यक्ति की आजादी हो चुके हैं? ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, जेएनयू में मोदी शाह की कब्र खोदने वाले नारों के पीछे मंशा क्या है? ये सवाल आज पब्लिक का है। ठीक है, एक अच्छे लोकतंत्र में विरोध दूसरा पहलू होता है और होना भी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मर्यादा भूल जाएं तो उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये हमारा संविधान भी कहता है। आधी रात जेएनयू में देश के संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई, वो भी कब्र खोदने वाली अप्रोच। बताइए, इसे भला कैसे जायज ठहराया जा सकता है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ कब्र खोदने वाली नारेबाजी नई नहीं है। फरवरी 2023 में पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से जब असम पुलिस पूछताछ के लिए ले जा रही थी तो कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में ऐसे ही नारेबाजी हुई थी। पिछले महीने दिसंबर 2025 में दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में इसी तरह की नारेबाजी हुई थी और अब जेएनयू में ऐसे ही नारेबाजी हुई। मोदी का विरोध ही करना है, इस नाम पर विरोधियों को सब कुछ जायज और सही लगता है। जेएनयू के विवादित नारों को कांग्रेस नॉर्मल बताने में जुट गई है। कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग को मौन समर्थन और विवादित नारों को सही बताने की कोशिश है। तो मोदी विरोधी बाकी पार्टियों की नजर में ऐसे नारे, ऐसी बातें शर्जील और उमर को जमानत नहीं मिलने के विरोध का आक्रोश है। सुनिए। ये नारे अपने आप लगवाते हैं, अपने आप शोर मचवाते हैं। उन्हें 5 साल से जेल में डाला हुआ है। बांग्लादेश की तरफ देख लो, जहां लोगों को मार रहे हैं, वहां नहीं देखोगे आप। स्टूडेंट्स हैं, आक्रोश में आके ऐसा कर देते हैं, उसका कोई लिटरल मीनिंग थोड़ी होता। ये बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई बड़ी बात है नहीं इससे। हम में से भी बहुत लोगों को लगा था कि शर्जील और उमर को बेल मिलनी चाहिए थी। कितना बरस कोई जेल में रहे कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो पाएगा?
ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए भी एक तरह का आघात। विवादित नारों को जेएनयू प्रशासन ने लोकतांत्रिक विरोध के खिलाफ बताया। प्रशासन का कहना है कि ऐसे नारे जेएनयू के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है। प्रशासन ने कहा है कि ये सोच समझकर की गई एक साजिश है। अब जेएनयू प्रशासन ने वसंत कुंज पुलिस थाने को लेटर लिखा है जिसमें साबरमती हॉस्टल के बाहर नारे लगाने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि जेएनयू में ऐसे विवादित नारे लगे हों। इससे पहले इसी जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे और कश्मीर हम लेकर रहेंगे, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं जैसे नारे लगाने के आरोप लगते रहे हैं। इसी जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु और बुरहान वानी का महिमा मंडन भी किया गया है। अब दंगे के आरोपी शर्जील और उमर के समर्थन में मोदी और शाह की कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए। बीजेपी विवादित नारे लगाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की बात कर रही है। बीजेपी नेताओं ने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, जेएनयू के अंदर जो नारे लगे हैं वो सोच अर्बन नक्सली सोच है जिसका समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करते हैं। जेएनयू को कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का एक अड्डा बना रखा है और उसमें राहुल गांधी जैसे मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग, टीएमसी जैसे, कम्युनिस्ट जैसे, ये सारे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, क्या जेएनयू में मोदी शाह की कब्र खोदने वाले नारों के पीछे अर्बन नक्सली मानसिकता है? सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी को पहले मां की गाली और अब अपशब्दों का इस्तेमाल क्या संवैधानिक पद और जनादेश का अपमान नहीं? सवाल नंबर 3, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या मोदी विरोध में मर्यादा भूल रहा है सो कॉल्ड इकोसिस्टम? और सवाल नंबर 4, पहले शर्जील को बच्चा बताया और अब जेएनयू में विवादित नारों की वकालत, क्या ये किसी बड़ी साजिश की आहट है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, इश्करण भंडारी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, एडवोकेट निखिल जैन पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी को, डॉक्टर सनी धीमन फॉर्मर जेएनयू एसयू लीडर हैं और नेशनल स्पोक्सपर्सन एनएसयूआई के रह चुके हैं, यूथ कांग्रेस में भी हैं। हमारे साथ अनुराग ढांडा राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल डॉक्टर सनी धीमन को जाता है। सनी धीमन जी, आप तो जेएनयू की आबो हवा से बहुत वाकिफ है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अब ये पढ़ाई के करिकुलम में आ चुका है कि रोज किसी ना किसी की कब्र खोदो? क्या ये इंटेलेक्चुअलिज्म है कि बाहर निकलो और किसी की क्रिटिसिज्म करनी हो, किसी की आलोचना करनी हो तो उसकी कब्र खोदने की बात करो? मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या ये एक टेम्पलेट बन चुका है जेएनयू का जहां सिर्फ ऐसी ही बातें होंगी, और वो भी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बेल बना कर दी, इसलिए आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कब्र खोदने की बात करेंगे? ये पढ़ाई की इंस्टीट्यूशन है या फिर इस तरह की नारेबाजी के इंस्टीट्यूशन है? नविका जी नमस्कार। नए साल में तो नई बातें होनी चाहिए थी, पर हम वहीं घूम फिर के आ जाते हैं। 2016 में जिन्होंने नारे लगाए वो नकाब पोशों पर तो आज तक दिल्ली पुलिस पकड़ नहीं पाई, उनका नाम तो कोई नहीं जानता। और उसके बाद 2020 में जिन्होंने आकर जेएनयू एसयू की अध्यक्षा का सर फाड़ दिया था, एबीपी के लोग सब जानते हैं, कोमल शर्मा वगैरह, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 साल हो चुके हैं और बार बार जेएनयू का इस्तेमाल इन्हीं मुद्दों से किया जाता है। लेकिन एक बात समझने की है नविका जी
क्योंकि आपने बहुत शुरू में बताया कि ये तो मजमा इकट्ठा हुआ था कल, ये तो उसी 5 साल की बरसी मनाने के लिए कि न्याय नहीं हुआ है कि जो जेएनयू के छात्रों को बाहर से गुंडे आकर मार गए थे उस पर हुआ था। ये शर्जील के समर्थन में या उसके समर्थन में जिन्होंने दिया होगा, मैं तो उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, 2016 11 अक्टूबर को मैंने भी इसी प्रकार के नारे लगाए थे एनएसवाई के मंच से, और हमने नरेंद्र मोदी जी और उनके मिनियंस का पुतला फूका था दशहरे के दिन पे। और फिर कोई होम मिनिस्ट्री की जांच हुई थी। जांच में होना क्या है, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक अधिकार है, हर कोई व्यक्ति जानता है कि भाई हम अपने प्रधानमंत्री, देखिए भारत ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री को कभी नहीं मतलब उन्हें पदनशी तो जरूर करना चाहता हूं, पर हम नहीं चाहते। मैं तो चाहता हूं उनकी दीर्घायु हो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं आज, जैसे मुर्दाबाद का मतलब भी वही होता है जो कब्र खोद दो और अंदर गाड़ दो। मुर्दाबाद का मतलब भी यही होता है कि कब्र खोद दो और अंदर गाड़ दो। लेकिन सवाल एक जरूर उठता है कि आपके नारों में, कांग्रेस के नारों में, पवन खेड़ा के नारों में इतनी सिमिलैरिटी क्यों है? शहजाद पूनावाला, इसका राज क्या है? देखिए, सनी धीमान जी आजीवन स्टूडेंट है तो एनएसयूआई का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर जो फादर बॉडी है इनकी कांग्रेस पार्टी, उसका प्रतिनिधित्व उदित राज करते हैं। और उदित राज का बयान है कि जो कल नारे लगे, जो लगे हैं वो मान रहे हैं, वो इसलिए लगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर उनको आक्रोश था और ये लेजिटिमेट था। और भाई देखिए, कब्र खोदने को ये मुर्दाबाद मानते हैं, भाई ये ओसामा को ओसामा जी भी मानते हैं, ये जिहाद को जद्दोजिहाद भी मानते हैं, तो इनके लिए तो हर चीज़ मुनासिब है, सब चीज़ ठीक है। पर सवाल ये बनता है कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, एक चीको सिस्टम है। चीको सिस्टम में पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच था इनका। फिर वृंदा करार बोलती है कि डिमोनाइज किया जा रहा है। उदित राज बोलते हैं मुस्लिम है इसलिए टारगेट हो रहे हैं। भाई 7 लोगों में से 5 लोग को जो बेल मिली वो मुसलमान ही थे। और शर्जील और उमर के साथ अब ये बोलते हैं कि मैं उनके साथ नहीं हूं, पर शर्जील के लिए तो सलमान सोज ने बयान दिया है कि भाई वो बेचारा है। उमर खालिद के लिए तो दिग्विजय सिंह ने बोला है कि ये तो हीरो है हमारा। तो इसका मतलब यह है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट मानती है प्रिमा फेसाई टेररिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनको बेल नहीं मिलना चाहिए, 1 साल तक अपील नहीं करनी चाहिए, इनके लिए कांग्रेस का एक अफजल गुरु के लिए भी खड़ा हो गया, याकूब मेमन के लिए भी खड़ा हो गया, बाटला उसके टेररिस्ट के लिए भी खड़ा हो गया। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुए तो उनको भटके हुए युवा कहने लगा। तो सवाल यह बनता है कि देश विरोध में उतर आते हैं एक पार्टी के विरोध में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में सनी धीमान से एक ही चीज पूछना चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब मुर्दाबाद है ये कब्र खोदने का नारा, तो मुझे बता दीजिए कि भाई चिकन नेट काटने का नारा क्या है? ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा? धीमान जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बता देता हूँ। आपके अपडेट के लिए सनी धीमान, मतलब मैं एक अदना सा शख्स हूँ। वसंत कुंज के थाने में सबसे पहली कंप्लेंट शर्जील इमाम के खिलाफ मैंने ही की थी कि इस कंप्लेंट को एफआईआर बनाइए कि इतना जहरीला कंटेंट इस मुल्क के लिए अलाउड नहीं है, ये हिंसा फैला सकता है। लेकिन वो एफआईआर नहीं बनी थी, क्योंकि एफआईआर तो कोई भाजपाई के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवादी तो वही है, खालिस 24 कैरेट। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली जो इन्होंने सनी धीमान से जो सवाल पूछा है। देखो दोस्त, यहाँ पर कोई किसी की कब्र नहीं खोदना चाहता। ये नारों के शोर में असली मुद्दे ढक जाते हैं। जिस प्रकार से नविका जी और देश का मीडिया फिलहाल अभी चर्चा कर रहा था पिछले 2-3 दिनों से लगातार कि मतलब देश के सबसे साफ शहर के पानी में मतलब नारे लगाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, जवाबदेही ना ले ले कोई, जवाबदेही कोई ना ले ले, उसके भी नारे लगे। नाविका में इनका डबल स्टैंडर्ड पहुंचा नहीं। आपको पता है जेएनयू उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ था। जेएनयू में उसका भी प्रोटेस्ट हुआ था। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, और शहजाद भाई मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं निखिल जैन, एडवोकेट निखिल जैन से पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा इत्तेफाक है कि जो शब्द कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती है वही ये टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में हर बार इस्तेमाल होते हैं। जहां जेएनयू में भारत के टुकड़े टुकड़े की नारे लगाए जाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये सब कहा जाता है, वहां राहुल गांधी जी पहुंच जाते हैं। पवन खेड़ा जी को अगर सवाल पूछे जाते हैं तो वहां पर भी शुरू हो जाता है कि भाई तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कांग्रेस की रैलियों में होता है और अब जेएनयू में हो रहा है। तो ये टेम्पलेट कहां से आ रहा है निखिल जैन, और ये टेम्पलेट क्या बता रहा है आपको? या भारत का यूथ जो डिविडेंड है ये आप बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं?
नविका जी, ये टेम्पलेट वहां से आता है जब भारतीय जनता पार्टी देश को असल मुद्दों से भटकाना चाहती है, जब कोई जवाबदेही नहीं है कि इंदौर में 16, 17 या शायद उससे भी ज्यादा लोग क्यों मारे गए, जब पानी में गटर का, पीने के पानी में गटर का पानी मिलके आ रहा था, तो इसलिए फिर से जेएनयू का मुद्दा उठा दिया जाता है। मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं, जेएनयू देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। भारत सरकार चलाती है, तो आज की तारीख में मोदी सरकार जेएनयू को चलाती है। लेकिन 2016 से जेएनयू भाजपा के टारगेट पे रहा है। आपको याद होगा, सबसे पहला स्टेटमेंट आया था कि कोई बीजेपी के एमएलए थे, वो जेएनयू में बैठ के कॉन्डम गिन रहे थे, कहते 3000 कॉन्डम है यहाँ पर। उसके बाद आपने टुकड़े टुकड़े गैंग की वीडियो की बात करी कि कैसे अफजल हम शर्मिंदा हैं, उल्टे सीधे देश विरोधी नारे लगाए गए, वो और कई आपके मीडिया के साथियों ने चलाया था। और बाद में एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में यह पाया गया कि वो वीडियोस फर्जी थी और नकली थी। पर और टुकड़े टुकड़े गैंग का आप कहती हैं कि जो शब्द पवन खेड़ा यूज कर रहे हैं वही शब्द ये जेएनयू के छात्र यूज कर रहे हैं। मजे की बात तो यह है, जो शब्द भाजपा यूज करती है, टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल, वही शब्द हमारे मीडिया के साथी भी यूज करते हैं। लेकिन होम मिनिस्ट्री से जब पूछा जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है, कहते हैं हमें नहीं पता। होम मिनिस्ट्री से पूछा जाता है अर्बन नक्सल क्या है, तो कहते हैं हमें नहीं पता। दिल्ली दंगों की बड़ी चर्चा होती है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम के बयानों से दिल्ली के दंगे हो गए। मुझे तो आश्चर्य और अचंभा होता है कि 6 साल हो गए दिल्ली के दंगे हुए हुए, 53 लोगों की मृत्यु हुई, हत्या करी गई 53 भारतीयों की, 36 मुसलमान, 15 हिंदू, 2 अन्य। लेकिन आज तक ये विफल नकारी सरकार एक भी व्यक्ति को उसमें ट्रायल में कन्विक्ट नहीं कर पाई है। ये 2 जेएनयू को छात्रों को, लड़के लड़कियों को पकड़ के कहते हैं कि अरे भाई ये इंडियन स्टेट को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता, भारत देश इतना कमजोर कब से हो गया, जब से नरेंद्र मोदी आ गए, कि कोई जेएनयू के लड़के लड़कियां बैठ के इंडियन स्टेट को डिस्टेबलाइज कर दे। हाँ, खैर मजे की बात यह है 2020 में फरवरी में कपिल मिश्रा जो बीजेपी के ही नेता थे, आज एडवोकेट निखिल जैन, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। ये जो बच्चे हैं, ये जो बच्चों की आप बात कर रहे हैं, ये उमर खालिद और शर्जील इमाम जो जामिया और जेएनयू के बच्चे हैं, इनकी उम्र जरा मुझे बता दीजिए, ये बच्चों की उम्र क्या है? शायद बच्चे हैं ये कह के आप बहुत लंबी इन्हें ढील तो नहीं दे रहे। और शहजाद पूनावाला, आज मैं ये पूछना चाहती हूं, और मैं ये इसलिए भी पूछना चाहती हूं क्योंकि मैं एक माँ हूं, ऐसी माँ जिसके बच्चे कॉलेज जाते हैं। कॉलेज में क्या एनवायरनमेंट है, ये आज इस देश के हर माता पिता का एक सबसे बड़ा सवालिया निशान वाला और चिंता का विषय बन गया है। ये सवाल इसीलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं। मुझे इससे कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है। माँ बाप अपने बच्चे कौन से कॉलेज में भेजें, जेएनयू जैसे कॉलेज में भेजें जहां पढ़ाई अच्छी है, लेकिन बाकी क्या हो रहा है, ये सवाल जायज है कि नहीं? देखिए, इनका उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इतना खतरनाक माना है कि उनको 1 साल तक अब बेल लेने की अनुमति नहीं है, उनको बच्चे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अफजल के लिए क्या कहा था इन्होंने, हालात का मारा, याकूब बेचारा, फिर इन्होंने कहा था कि दिल्ली ब्लास्ट वाले भटके हुए युवा, ओसामा जी। तो इस प्रकार से आतंकवाद की लीपापोती करना इनकी पुरानी आदत है। ये उमर खालिद कितना बच्चा है मैं बताना चाहता हूँ। आई डोंट केयर इफ आई फॉल एज लॉन्ग एज समवन एल्स पिक्स अप माई गन एंड कीप्स ऑन शूटिंग। ये शब्द थे चे गवारा के, पर ये बुरहान वानी के भी होते। बुरहान वानी जीने से सब्जुगेशन की लाइफ जीने से डरता नहीं था, वो सब्जुगेट नहीं हुआ, वो डेथ से नहीं डरता था, वो एक फ्री मैन था, फ्री मैन की तरह मरा। और ऑक्यूपेशन को डूम करो, ऑक्यूपेशन भारत का स्टेट करता है कश्मीर का। ये इनके लिए बच्चे हैं। शर्जील इमाम के बयान पर कोर्ट ने बोला है कि ही इज द मास्टरमाइंड, और ताहिर हुसैन के लिए भी बोला था, पर ताहिर हुसैन को भी आम आदमी पार्टी ने पहले रखा, बचाया कि मुसलमान है, और फिर उसके बाद एमआईएम ने ले लिया। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब देखो उन्होंने कहा कि जो जेएनयू में नारे लगे, नारे छोड़ो, इवेंट हुआ 9 फरवरी 2016, उस दिन क्या था, ये अफजल गुरु की बरसी का प्रोग्राम नक्सली सपोर्टर कन्हैया कुमार ने कराया था, और इसका सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया था, और उसने नक्सलियों को शहीद भी बोला है। उसके बाद ये बोलते हैं अर्बन नक्सल शब्द कहीं इस्तेमाल हुआ, 2013 के हाई कोर्ट के एफिडेविट में यूज हुआ है कांग्रेस की सरकार के द्वारा। और आखिरी बात देखिए, ट्रायल सरकार का काम नहीं होता, ट्रायल करवाना कोर्ट का काम होता है। भाई निखिल जैन, आप और निखिल जैन जानते हैं कि इस पूरे मामले में कितनी बार कितना समय बर्बाद शर्जील इमाम और उमर खालिद के अपने जज लॉयर्स ने किया है, कितनी बार अर्जियां विड्रॉ की गई, डाली गई, लेकिन ये बात आप बताएंगे नहीं। एडवोकेट है, जानते हैं पर बताएंगे नहीं। लेकिन शोएब जमाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। शोएब जमाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब जमाई दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं AIMIM के, सदर मोहतरम।
शोएब जमाई जी, सवाल मेरा आपसे है कि अब जेएनयू से ये नारे निकले, पहली बार नहीं निकले, इसलिए अब किसी को कोई खास सरप्राइज भी नहीं होता कि ये जेएनयू से ऐसे नारे निकले। पर मैं जानना चाहती हूं कि ये बात बात में जो कबर खोदने पे उतर आते हैं, ये कौन सी मानसिकता है? ये मानसिकता क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में है कि आप ऐसी बातें कहें जिसमें दूसरे लोगों की और खास करके संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की कब्रें खोदने का एक कारोबार सा शुरू हो जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो अपनी राजनीति के लिए करती हैं, और स्टूडेंट्स भी अब शुरू हो गए हैं। ये पढ़ाई लिखाई का काम है। बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। देखिए, जेएनयू से भारतीय जनता पार्टी और मीडिया का बहुत पुराना प्रेम है, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारी देश की जो आर्थिक मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो भी जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। उनके हस्बैंड तो जेएनयू को वामपंथियों को मानने वाले हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर जयशंकर भी हैं, मैं जानती हूँ वहां। मैं ये नहीं कह रही कि वहां से निकलने वाला हर आदमी ऐसी सोच रखता है। जेएनयू से बीजेपी का बहुत पुराना रिश्ता है जेएनयू से। अब इसी दिल्ली के अंदर एबीवीपी के लोगों ने, जो लड़की थी कोमल, उसने हाथ में डंडे लेते हुए भी यूनिवर्सिटी के अंदर मारपीट करी थी। वो भी तस्वीर आपको याद होगी ना। तो देखिए, स्टूडेंट्स को अगर हम टारगेट करते हैं तो फिर आपको फिर एबीवीपी के लोगों के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा जब वो गुंडाइज्म, हुलिगनिज्म और वैंडलिज्म करते हैं। लेकिन यहाँ जो सेलेक्टिव जो जर्नलिज्म है और जो सेलेक्टिव आउटक्राई है, उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये सवाल तो बार बार बीजेपी से पूछा जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए ना कि शर्जील इमाम और उमर खालिद या ताहिर हुसैन के खिलाफ केस करने में कौन लोग थे? अरविंद केजरीवाल के अप्रूवल के बाद ही उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। ये भी याद होना चाहिए, जब वो सीएम थे, उसके बगैर नहीं हो सकती। तो जो आम आदमी पार्टी वो बचती क्यों नजर आती है? ताहिर हुसैन साहब को हमने टिकट दिया, एमआईएम की पार्टी से वो चुनाव लड़े, जबकि अरविंद केजरीवाल उनके घर जाकर के उनके किचन कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। आम आदमी पार्टी ये बताए आज कि कपिल मिश्रा के खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? आप ताहिर हुसैन को यहाँ से सूली पे लटकाने की मांग करते हैं, जो आपकी पार्टी के नेता थे, लेकिन आप कपिल मिश्रा वो भी आपकी पार्टी के नेता थे, उनके खिलाफ आपका क्या स्टैंड? आपने उनके खिलाफ अनुराग डांडा जी, आज तो आपके लिए बड़े सवाल आ रहे हैं। शोएब जमाई का भी सवाल है, शहजाद पूनावाला का भी सवाल है, जवाब दीजिए भाई। जी, क्यों नहीं करवाया भाई? आप नहीं, देखिए, सबसे पहले तो नाविका जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि शहजाद पूनावाला जी आज आपके पैनल पे बैठे हुए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं इनको शर्म क्यों नहीं आ रही है। देश के प्रधानमंत्री को कोई भी गाली दे देता है, 10 साल बीत जाते हैं, देश के टुकड़े होने के नारे लगा देता है, 10 साल बीत जाते हैं, देश के जो जेएनयू बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जाके कोई तोड़फोड़ कर देता है, 4-5 साल बीत गए, कुछ अता पता नहीं वो लोग कौन थे। तो फिर ये क्यों ना माना जाए नाविका जी कि यही ऐसे लोगों को शय देते हैं, उनसे नारे लगवाते हैं, देश के अंदर डिबेट चेंज करते हैं और असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। इसका एक कारण मुझे बता दीजिए। और अगर ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री को कोई भी गाली देके चला जाता है, कोई भी उनको कबर में डालने की बात करके चला जाता है, और शहजाद पूनावाला जी यहां कॉलर ऊंचा करके अपनी छाती ठोकते रहते हैं, तो बेशर्मी है। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की? ये तो मैंने मान लिया कि यूएस के प्रेसिडेंट बार बार मजाक उड़ाते हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, होगी इनकी कोई कमजोरी उनके हाथ में, उनको जवाब नहीं दे पाते ये किसी कारण से, कुछ होगा उनके पास कुछ मटेरियल ऐसा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं या जो दिल्ली के अंदर दंगे कराए जिन्होंने 53 लोगों की हत्या कर दी, उन लोगों को फांसी क्यों नहीं चढ़ा पा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार? 11 साल से तो इन्हीं की सरकारें चढ़ाती हैं क्या फांसी पर? और ढांडा जी, शोएब जमाई ने ताहिर हुसैन का सवाल क्या पूछ लिया, कपिल मिश्रा का सवाल क्या पूछ लिया कि आप भी भटकाने अटकाने में लग गए? मैं तो सीधा सवाल ये जवाब दे ना। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भाई अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उस पर सिर्फ गाल बजाते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, कि कभी सजा भी कराएंगे? एक आदमी का नाम बताइए जिसको इन्होंने आज तक सजा करा दी, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। 5 साल तक कह रहे हैं कि ये लोग तो पूछ रहे हैं जमानत क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं फांसी क्यों नहीं चढ़ाया अभी तक? जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर दंगा कराया, 53 लोगों की हत्या हो गई,
फांसी क्यों नहीं चढ़ाया अभी तक किसी व्यक्ति? अच्छा, इसका मतलब अमानतुल्लाह साहब से तो आपने नहीं पूछा ना, अमानतुल्लाह साहब से आपने नहीं पूछा। शहजाद भाई आऊंगी आपके पास, लेकिन इश्करन भंडारी आपने आज देखा कि किस तरह से हर इंसान मुद्दे को भटकाने में लगा हुआ है कि जेएनयू से हटो, बाकी सवाल पूछो। अरे मुर्दाबाद और कब्र खुदेगी एक ही चीज है। अरे जेएनयू से बहुत लोग पढ़े हैं, अगर छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने कुछ कह दिया तो आक्रोश में कह दिया जाने दो, बच्चे हैं, बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं। हर आदमी को ये बचकानी हरकत लग रही है, आपको क्या लग रहा है? नाविका जी, जेएनयू पे एक आम नागरिक की तरह बात करने से पहले मैं कुछ लीगल बात करना चाहूंगा, क्योंकि बार बार ये सुनने में आ रहा है 2 बच्चे 2 लड़के क्या कर सकते हैं, भारत सरकार इतनी इनसिक्योर है, 2 बच्चे 2 लड़के, उमर खालिद, शर्जील इमाम पे क्यों ऐसे एक्शन ले रही है। तो पहली बात लीगल बात है, आप 18 साल 1 दिन के हों या आप 60 साल के हों, अगर आप टेरर अटैक करेंगे तो आप पे सजा बराबर ही आती है, आप मर्डर करेंगे आप पे सजा बराबर ही आती है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ये मैं भी एज देखी क्योंकि बच्चे सुन सुन के पक चुके हैं मेरे कान। भैया 38-39 की एज है, हमारी एज के हैं, कहां से बच्चे हैं, कहां से लड़के हैं जो आप बच्चा लड़का करी जा रहे हो। आई वुड वांट टू फील वेरी यंग बट वी आर ऑल ऑफ अ सर्टेन एज। तो ये पता नहीं क्या तर्क दिया जा रहा है। अब आ जाते हैं जेएनयू पे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे आप कभी भारत का विभाजन करना चाहते हैं, उसको चिकन नेक को काटना चाहते हैं, रोड को ब्लॉक करना चाहते हैं, कभी आप भारत के इलेक्टेड प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर की कब्र खोदना चाहते हैं। क्या ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? एक टेरर केस झेल रहे हैं, बाकी इनके ऊपर भी मुझे सुनने में आया कंप्लेंट हो गई है या एफआईआर हो गई है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग है इस केस में बनती है वो आगे चलेगी। पर जो जरूरी बात है एक आम नागरिक की, जेएनयू 1000 एकड़ का एक कैंपस है, हाईली सब्सिडाइज फीस है, कहां जाती है? टैक्स पेयर के पैसे से जाती है। वहां पे रूम का रेट एक टाइम पे 10 रुपए होता था, अब सुना 500-600 कर दिया है। इन द प्राइमेस्ट एरिया ऑफ दिल्ली, जहां पे अगर आप नॉर्मल रूम लेंगे तो 1-2 लाख रुपए की होती है, और इवन यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड से चीपेस्ट फी है। पर लोग बहुत खुश हैं कि देश के बच्चे पढ़े, पर बच्चे पढ़े जो वहां पे कब्रें खोदने के काम करना चाहते हैं, राजनीतिक एजिटेशन करना चाहते हैं, या वहां पे बैठ के नहीं शोएब जमाई, आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? बाहर से बाहर निकलिए। नहीं, आप किसको डिफेंड कर रहे हैं? 39 साल के जो लोग हैं, हम उस उम्र में 20-20 साल की नौकरी कर चुके थे। जेएनयू की रैंकिंग पता है? जेएनयू का जो इंटेलेक्चुअल आउटपुट है और जेएनयू की जो यहाँ से रैंकिंग है और रिसर्च लास्ट टाइम मुझे बोलने दीजिए प्लीज। तो रैंकिंग टुकड़े टुकड़े में भी बहुत हाई है ना शोएब जमाई, इस पर आप क्यों नहीं बताते कुछ? नाविका जी नहीं, मुझे 1 मिनट नाविका जी बात करनी है। नाविका जी, तो क्या आप लोगों को इंटेलेक्चुअली साउंड बनाना चाहते हैं या अनपढ़ बनाना चाहते हैं? 38-39 की एज में आपको कब्रें खोदनी है या भारत का आप बंटवारा करना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ते, जब आपका एडमिशन वहां हो नहीं पाता है, आप उसमें पढ़ नहीं पाते। अरे ये कब्र खोदना इंटेलेक्चुअल काम है आपका, अफजल गुरु के लिए। नाविका जी, आई वांट टू आंसर दिस। नाविका जी, अरे भाई नहीं, इंटेलेक्चुअल काम कब्र खोदने का जेएनयू में होता है। इश्करन भंडारी जवाब दे मुझे। नाविका जी मुझे लिस्ट गिनने दीजिए इंटेलेक्चुअल काम की। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया, जिसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोषी है और उसको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, उसके लिए आप नारे लगाएं अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, ये इंटेलेक्चुअल काम है। आप देश के इलेक्टेड प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उस देश के प्रधानमंत्री के लिए आप कब्र खोदना चाहें, ये आपका इंटेलेक्चुअल काम है। आप वहां पे बैठ के जो जेन्युइन स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसकी जगह आप रूम लेके बैठ जाएं, उसको फैसिलिटी ना मिले, टैक्स पेयर के पैसे पे आप पैरासाइट की तरह बैठ के राजनीति करें, ये इंटेलेक्चुअल काम है। इंटेलेक्चुअल काम इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए जो वहां से निकल के नौकरी करें, बिजनेस करें, जिस भी प्रोफेशन में जाएं, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें, उन लोगों के लिए नहीं है जो कब्रें खोदने के लिए। बड़ा सवाल और एडवोकेट निखिल जैन, मैं आपके पास आ रही हूं। जनता के भी कुछ सवाल है। रोहित लाल कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, पहले दंगा आरोपी को बच्चा बताया और अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे, क्या देश में कोई सोची समझी साजिश रची जा रही है? हरिंदर सिंह नोएडा यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, मोदी राज में देश विरोधी तत्वों और दंगाइयों पर कड़ा एक्शन हो रहा है, क्या तभी विरोधी बिलबिला रहे हैं? जवाब दीजिए निखिल जी।
कड़ा एक्शन कौन सा हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 6 साल हो गए ये तथाकथित दंगे के आरोपियों को दिल्ली में, राजधानी में दंगा भड़काए हुए। आज तक निकम्मी दिल्ली पुलिस से चार्जशीट नहीं दी गई है। 2020 में ही दिल्ली दंगों के 1 महीने पहले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने टेलीविजन पे माना था कि हमने देश की, भारत सरकार की एक विश्वविद्यालय में घुसकर टीचरों को और बच्चों के सर फोड़े थे। उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। विटनेस मीडिया ने कवर करा था किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस एबीवीपी के गुंडों के मॉब के लिए स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी थी। जब तक ये मॉब बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप जेएनयू पर बोलने से बच क्यों रहे हैं? आप मानते हैं ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज लगती है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शहजाद पूनावाला फिर कवर फायर क्यों हो रहा है? नाविका जी एक एक करके, क्योंकि बहुत सारे झूठ भी परोसे गए और मुझे उम्मीद है निखिल जैन सुनने की क्षमता भी रखेंगे। निखिल जैन प्लीज डोंट इंटरप्ट। नहीं, निखिल जैन जी आप सुनिए, अब सवाल मैंने शहजाद जी से पूछा है। सबसे पहले तो अब अनुराग ढांडा जी ने कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं करते भाई, कार्रवाई क्यों नहीं करते, सजा दिलवाओ। बाटला हाउस में एनकाउंटर किया था मोहनचंद शर्मा ने, तो पता है क्या बोला अरविंद केजरीवाल? ये एनकाउंटर फेक है, इसकी जांच होनी चाहिए। ताहिर हुसैन को जब पकड़ा था और उसके बम मिले थे उसके घर पे, तो बोले कि मुसलमान इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं, ये अमानतुल्लाह खान का बयान है, इस पर क्यों नहीं बोलते? 4 साल सैंक्शन लगाने में दे दिए इन लोगों ने कन्हैया कुमार और बाकी गैंग के खिलाफ। ये इनको आज अधिकार है। और चार्जशीट दिल्ली पुलिस की दिल्ली राइट्स केस में फाइल हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ लिया करो। पर आपने एक बड़ा इनोसेंट काम किया नाविका जी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टाइम्स नाउ टीम की आप ही की ये स्टोरी थी, कल रात को पहले चली, पर बहुत इनोसेंट है नाविका जी आप। पता है क्यों? आप सर तन से जुदा करने वाले लोगों का समर्थन करने वाले से पूछ रही है कब्र खुदेगी पे क्या व्यू है। अरे भाई शोएब जमाई सर तन से जुदा वाली लीग में है, उनसे आप पूछ रही है, ये तो जस्टिफाई करेंगे। एक समय था कि चिकन नेक काटने के बयान का ओवैसी साहब ने विरोध किया, और आज देखिए ताहिर हुसैन को ले लिया इन लोगों ने, ये सदर मोहतरम ने ताहिर हुसैन को ले लिया है। शोएब जमाई जाओ देखिए नाविका जी, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूते नहीं चलाए। अच्छा, किसी न्यायाधीश के ऊपर जूता नहीं चलाया, बल्कि शहजाद पूनावाला के जो भाई बंधु थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता चला दिया। ये पूरे देश में देखा ये कितना यहाँ से समर्थन। अरे भाई कुलदीप सेंगर के समर्थन करने वाले भी आप ही लोग हैं। अच्छा, रजाकार की औलादे बोल रही है ये। नहीं, ब्रिजभूषण सिंह तो आप ही के नेता है ना, कासिम रिजवी की औलादे बोल रही हैं। आपके बड़े भाई हैं वो। नहीं, कासिम रिजवी वाले बोल रहे हैं ना, समर्थन करने वाले कासिम रिजवी जो हैदराबाद को पाकिस्तान में विलय कराना चाह रहा था। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको यहाँ से बेल उनका रिजेक्ट कर दिया, तब यहाँ से आप कहाँ चले गए थे? आप पहले तो आप सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, आप कह रहे हो ना आपको महिला अधिकारों पे। ताहिर हुसैन अगर आपके पोस्टर बॉय हैं तो मैं आपसे और क्या सवाल पूछूं? मुकेश चौधरी जयपुर से पूछ रहे हैं, विरोध के नाम पर मौत की कामना कौन से संविधान में लिखा हुआ है? मोदी विरोधी बताएं कौन सा संविधान बचा रहे हैं? प्रकाश आनंद का कोलकाता से सवाल है, उमर शर्जील के लिए नारे लगाने वाले आज सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, अगर कल कोर्ट से जमानत मिल गई फिर क्या कहेंगे? धीमन जी बता दीजिए। नाविका जी एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करता हूँ, माफी चाहूंगा पहले ही। मान लीजिए कल मैं आपको आके चाटा मार दूं, मान लीजिए, और मेरे एक हाथ को आपसे और मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हूँ? देखो ताली दो हाथ से बजती है, और मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर दो हाथ सकती से बजती है। दंगे हुए थे। दंगे में कपिल मिश्रा का भी वीडियो सबने देखा है, उस पे एफआईआर नहीं, वो खुला घूम रहा है। वो जो 53 लोग मारे गए और 700 लोग जो घायल हुए हैं ना, वो पूछ रहे हैं कि एक हाथ पे हथकड़ी और उस पे अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हो, दूसरा हाथ जो है मिनिस्टर बन के बैठा है। नाविका जी, मैं आपकी आवाज इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो। इसीलिए तो थप्पड़ मारने मुझे आना चाहते हैं। कोई सरतन से जुदा करना चाहता है, कोई थप्पड़ मारने आना चाहता है। उच्च विचार है आपके, और यही इंटेलेक्चुअलिज्म नजर आ रही है आज इश्करण भंडारी। कितने उच्च विचार यहाँ आज डिबेट में देखने को मिल रहे हैं। यही उच्च विचार की जब हम जेएनयू से बात करते हैं तो गिग्गी बन जाती है, जवाब नहीं देता कोई। नाविका जी एक सीधी बात है। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री की कब्र खुदनी चाहिए, एक व्यक्ति जो एडिटर है या डिबेट को एंकर कर रहा है उसको थप्पड़ मार देना चाहिए।
कितने अच्छे विचार हैं, और हाइपोथेटिकली बोला जाता है। अब बाद में बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हाइपोथेटिकल बोला गया है, बट इसका ही वर्ड होता है जिसमें आप एक संदेश देना चाहते हैं विदाउट ब्रेकिंग द लॉ, कि भैया आप अगर एंकरिंग हमारे हिसाब से करो तो ठीक है, नहीं को अगर कोई आपको थप्पड़ मार दे, नहीं तो मैं थप्पड़ मार दूं, तो ये बहुत क्लासिकल टेक्निक होती है जब किसी को धमकाने की आप कोशिश करते हैं। नॉट दैट आप धमकी में आएंगे। धीमन जी ऐसा है जेएनयू के बच्चे, भाई मेरे बच्चे भी कॉलेज जा चुके हैं, मैं जानती हूँ। आप ये भी कह सकते थे कि अगर मैं किसी को थप्पड़ लगा दूं, पर आपने ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया। आपने कहा अगर मैं आपके यहां आऊं और आपको एक चांटा लगाऊं। ये आपकी सोच दर्शाता है, ये आपकी सोच दर्शाता है। और ये सोच कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे हक में फैसला देगा तो सुप्रीम कोर्ट ग्रेट है, न्यायपालिका ग्रेट है, हम न्यायपालिका से के कोर्ट करेंगे और कहेंगे बीजेपी कितनी निकम्मी सरकार है। लेकिन अगर न्यायपालिका हमारे मतलब का जजमेंट नहीं देगा तो हम न्यायपालिका को भी गाली देंगे, हम एंकर्स को चांटा लगाएंगे। शहजाद पूनावाला, यही सोच को टुकड़े टुकड़े सोच है, कहा गया है, तो गलत क्या कहा गया? अभी सनी धीमान जी ने सिलेक्टिवनेस की बात की। सिलेक्टिवनेस वो होता है जब राहुल गांधी किसी के कन्विक्ट होने से पहले साध्वी को टेररिस्ट बोलते हैं और यहां पर बेल नहीं मिल रही है, पर ये मासूम बच्चे हैं। जिसका बयान है कि कट द चिकन्स नेक, वो मासूम बच्चे हैं। जिसको मास्टरमाइंड कहा गया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो मासूम बच्चे हैं। तो सनी धीमान, आपको तो अपने आंखों के चश्मे का चेकिंग कराना पड़ेगा। आपकी दृष्टि में दोष है और इसीलिए आप इस प्रकार की बातें, आपको कबर खुदेगी में मुर्दाबाद और एंकर महिला एंकर को थप्पड़ मारने के जो स्वप्न आते हैं। अरे महिला एंकर छोड़िए, मुझे महिला वाला खिताब भी नहीं चाहिए आपसे। मैं एंकर हूं, मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे, आप मेरे स्टूडियो आके मुझे थप्पड़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वाह, इंटेलेक्चुअलिज्म। मैं अनुराग ढांडा जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या जेएनयू की इस इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए वाहवाही होनी चाहिए? देखिए नाविका जी, मैं फिर घुमा के उसी पॉइंट पे लेके आऊंगा, क्योंकि सवाल वही है और उसी की वजह से डेटरेंस क्या होता है किसी अपराध को रोकने का? डेटरेंस होता है कि अगर डेटरेंस होता है कि 4 साल लगते हैं आपकी सरकार को ओके देने में। ये डेटरेंस दोबारा रिपीट नहीं होता। आपका डेटरेंस, कमिटमेंट टू डेटरेंस कहां था जब आपको 4 साल लग गए थे? ये भी तो बता दीजिए, इसका हिसाब भी दे दीजिए। तब ये पत्रकार थे। अच्छा ठीक है नविका जी, मैं इसी से आगे बढ़ता हूं। 2020 में सैंक्शन मिला था, क्या कर दिया अब तक? फांसी तो नहीं चढ़ाया किसी को अभी तक। चलिए जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। वो आपको आरोप लगाएंगे, आप उनको लगाइए। जनता जो है वो मूक दर्शक बनकर बैठी रही। नाविका जी, ये पब्लिक डोमेन में है कि चार्जशीट कब फाइल्ड है और केस को फिर चार्जशीट के बाद ट्रायल में ले जाना कोर्ट का काम है। इतना तो पत्रकार महोदय समझते हैं, पूर्व में पत्रकार रहे। पर मेरा एक ही सवाल, लिमिटेड सवाल है, प्लीज अनुराग जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला और आप तो बहुत ही वरिष्ठ है, मेरे मित्र भी है। अनुराग जी, एक ही सवाल है, जब ताहिर हुसैन को कोर्ट ने मास्टरमाइंड बोला ऑफ द दिल्ली राइट्स, तब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मिस्टर अमानतुल्लाह खान, इन्होंने बोला वो मासूम है, मुसलमान इसलिए टारगेटेड है। वाज इट राइट या रॉन्ग? बता दीजिए, चलिए बस इतना बता दो। नाविका जी, मेरा भी एक ही सवाल है शहजाद पूनावाला जी से। पहले जवाब दे दीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिएगा। दिल्ली के दंगों में नहीं, पहले जवाब दे दीजिए। पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिए। उनमें से कितने लोगों के, भाई ये कमाल की बात है नाविका जी कि हम सवाल पूछे तो वो जवाब ना दें और वो सवाल पूछे तो हम सिर्फ मैं दिलवाऊंगी जवाब। मैं यहाँ बैठी, कैसे चलेगा? मैं तो सिर्फ इतना मैं यहाँ बैठी हूँ उनके साथ, जवाब दिलवाकर आपको आज शो पर दूंगी। आप जवाब दे दीजिए पहले, मैं इनसे जवाब दिलवाती हूँ आपके सवाल का। मेरा नाविका जी, मैं बिल्कुल इनके सवाल का जवाब दूंगा। मेरा पहले लाइन से सवाल यही है, 53 लोगों की दिल्ली दंगों में हत्या हुई, कितने लोगों को चलिए सवाल आ गया, जवाब का इंतजार कर रही हूँ। सवाल आ गया, मैं जवाब लूंगी, आप जवाब दीजिए, पहले जवाब दीजिए, पूछिए। ले कमाल, मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, हमने तो, हमारी पार्टी का निर्णय क्या था? हमने तो ऐसे व्यक्ति को निकाल बाहर किया। हमने तो कहा कोर्ट अपना निर्णय दे दे। अच्छा, कोर्ट जब, और मैं आज फिर ये सवाल पूछता हूं, बहुत से लोग यहां पे ये कह रहे हैं कि जमानत क्यों नहीं मिली, जमानत क्यों नहीं मिली, इस बात पे बहस कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल हो गए, फांसी क्यों नहीं चढ़ाया अभी तक? क्या कर रहे हो? आपकी सरकार क्या कर रही है? श्रीधर का दिल्ली से सवाल है, जेएनयू में पढ़ने जाते हैं या नारे लगाने? अगर ऐसे विवादित नारे लगाने हैं तो फिर सरकार टैक्स पेयर के पैसे क्यों बर्बाद कर रही है?
संजय मिश्रा भदोही यूपी से पूछ रहे हैं, क्या ये अमेरिका से आए संदेश का असर है या तुष्टीकरण की राजनीति जो उमर और शर्जील से इतनी हमदर्दी हो रही है? निखिल जैन जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो नाविका जी, बहुत देर पहले आपने एक सवाल पूछा था जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या ऐसे बेहुदे नारे लगाने चाहिए? मैं तब से ये कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता कि जो भी मुंह में आ जाए आप बोल दें। जैसे आप किसी को जर्सी गाय ना बोल दें, विपक्ष के सबसे बड़े नेत्री को, या विपक्ष के आप सबसे बड़े नेता को हाइब्रिड गाय का बछड़ा ना बोल दें, या एक और नेता की बीवी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ना बोल दें, या प्रधानमंत्री को शिखंडी ना बोल दें, या नेहरू जी को गद्दार ना बोल दें, या शाहरुख खान को आतंकवादी ना बोल दें। ये सारे कथन या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं या बीजेपी के शीर्ष नेताओं के हैं, लेकिन उनकी जवाबदेही कभी नहीं तय करी जाती। जब वो सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के पुतले जलाते हैं तब वो मौत की कामना नहीं होती। जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुतले जलाते हैं तब वो मौत की कामना नहीं होती। पर किसी कॉलेज में कुछ लड़के लड़कियां अगर नारेबाजी करते हैं तो वो बहुत गलत हो जाता है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ नाविका जी, एक वाक्य तो और क्या बोलूं? कॉलेज में दरिंदे बोलूं, जानवर बोलूं, एलियन बोलूं? नहीं, ठीक है, आपको वही कॉलेज के बच्चे उमर खालिद और शर्जील इमाम बच्चे जो चिकन नेक काटना चाहते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहते हैं, बच्चे हैं, बच्चे। निखिल जैन, मैंने आपकी बात सुनी, बीच में प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। मैंने आपकी बात सुनी है। 30 सेकेंड, समय कम है। नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे। ऐसा बयान अगर प्रधानमंत्री के मुख से वो धीमान साहब यही तो सुनकर कह रहे हैं कि स्टूडियो आकर चांटा लगाएंगे। ये राहुल गांधी जी की ट्रेनिंग है आपको। अब जनता से हमने सर्वे किया, सवाल पूछा, मोदी शाह की कब्र खोदने वाली विरोधियों की मंशा के पीछे की वजह क्या है? 23,000 लोगों ने जवाब दिए। वोट से नहीं हरा पाने की खिज। 82% लोग मानते हैं कि ये वोट से तो हरा नहीं पा रहे। विरोध का एक तरीका 14% लोग कह नहीं सकते, 4%। 82% लोग मानते हैं कि ये बस मोदी को हरा नहीं पा रहे इसीलिए कब्र खोदने की बात करते हैं। क्या ये सही है? और मैं इससे भी बड़ा सवाल पूछूंगी, क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, JNU जैसे यूनिवर्सिटीज में क्या ये शिक्षा होनी चाहिए कि हम लोगों की कब्र खोदने लगे, भारत के टुकड़े करने लगे? ये चिंता का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर आप माँ बाप हैं तो आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस क्या इसीलिए बनाए गए हैं? क्या अगर हमारे बच्चे जाएंगे तो ये सीख कर आएंगे? ये चिंता का विषय